नमस्कार दोस्तों। आज सद्दाम हुसैन को आज ही का दिन था, फांसी की सजा दी गई थी। ये वही सद्दाम हुसैन था जिसने अपने खून से कुरान शरीफ लिखवाई थी। यानी इतना बड़ा भक्त था। और यही नहीं, उसने जो नफरत का माहौल पैदा किया था, उस नफरत के उसमें चलते उसने करीब 150 शिया मुसलमानों को एक साथ मरवा दिया था। यह बताता है कि नफरत का खेल करके, नफरत के बूते जो लोग सत्ता हासिल करते हैं, जो धर्म का स्वांग रचते हैं, जब उनका घड़ा फूटता है तो उसी देश के लोग उन्हें सजा देते हैं और सजा देने के लिए वो तमाम तरह से चीजों को मैनेज करते हैं। यह अपने आप में एक सबूत है। इसीलिए कहा जाता है अत्याचारी व्यक्ति का एक समय तक चल सकता है, लेकिन उसका अंत बुरा होता है। मैं क्यों कह रहा हूं इसको आप सब समझ सकते हैं। आज भी एक धार्मिक ड्रामा हो रहा था अयोध्या में, जहां पर देश का प्रधानमंत्री जाता है, कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन करता है, लेकिन यह उद्घाटन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उद्घाटन करना या परियोजनाएं देना, सौगातें देना, ये कोई सौगात नहीं होती, हमारे आपके पैसे से होता है और ये बेहतर मैनेजमेंट करना होता है, तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। ये पहले इतना ज्यादा होता रहा है, लेकिन इस तरह के ड्रामे नहीं होते थे। आज 8 किलोमीटर का रोड शो भी निकला, फूलों से अपने ऊपर वर्षा भी कराई, और एक महिला के घर में पहुंच के चाय पीने का जब ड्रामा किया, तो वहां खुद को भगवान कहलवाया कि आज भगवान आ गए हैं, अयोध्या तो भगवान आ गए। कमोबेश फिर वहीं आ जाता हूं। इस सद्दाम हुसैन को भी भगवान खुद को कहलवाने का, यानी अल्लाह के समतुल्य खड़े हो जाने का खुद को गुमान हो गया था, और फांसी के फंदे पे लटकता वो सद्दाम हुसैन याद कीजिए। छोड़िए सद्दाम हुसैन को। आज मुझे शर्म आती है अपने देश के इन तमाम सारे सत्तानशीनों पर, जो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि जब 1962 के युद्ध में तमाम जगह हमारे सैनिक मोर्चा छोड़ करके भाग निकले थे, पीछे आ गए थे, उस वक्त में अपनी जान की परवाह किए बिना कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह ने अपने 113 साथियों के साथ में पूर्ण मुकाबला किया और चीनी सेनाओं को भागने के लिए मजबूर किया। यह स्थिति तब थी जब उनका पूरा पेट, उनकी अतड़ियां सब निकल चुकी थी, बेल्ट बंधी हुई थी, और उस बेल्ट के सहारे उनकी अतड़ियां बंधी थी और वो लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 113 लोग शहीद हुए, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और जमीन हमारी जाने नहीं दी। जो झूठे लोग प्रचार करते हैं, उनको यह समझना चाहिए। भारत सरकार ने उनके सम्मान में, वहां पर उन सारे सैनिकों के सम्मान में उनकी समाधियां बनाई और वहां पर सलामी दी जाती थी हर समय। वो भारतीय क्षेत्र था। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वो चीन को सौंप दिया गया है। समझौता करके उसे बफर जोन बना दिया गया है। वहां पर वो समाधियां तोड़ दी गई हैं जिन्होंने देश को बचाने में, लड़ाई लड़ने में किस तरीके से योगदान दिया था। जब हमारे 20 सैनिक 2020 में चीनियों ने मार डाले, तो हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। जब वो घुस आए और 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। और अब यह भी हो रहा है। यह उसी का परिणाम है जो हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे वो कर सकते हैं।
यानी आपने उस इकोनॉमी के आगे सरेंडर कर दिया और खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। अरे भैया बनिए, लेकिन अपनी अस्मिता और सब कुछ सौंप देंगे। याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में चाइना को बुरी तरह हराया था। 1969 में उन्होंने चाइना को मुंह की खिला दी थी और राजीव गांधी सरकार, चाइना के मुंह से हमने छीन कर नेफा को अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। के सुंदर जी थे उस समय जनरल। याद करिए कैसे हमने सिक्किम को छीना, कैसे वो किया और कुछ नहीं कर पाया था। यह जज्बा होता है, यह हिम्मत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में सियाचिन को चाइना से छीन कर भारत में मिला लिया था। कोई कर पाता? झूठा प्रचार करते हैं कि जमीन उन्होंने हड़प ली और न जाने क्या क्या। अरे जिन्होंने हमारी जमीनें बचाई, रक्षा की, उनकी समाधियां भी आप नहीं बचा सकते, तो आप क्या बचाएंगे? तो यह दशा हो तो मुझे शर्म आती है उस सरकार पर, उन लोगों पर जो उनके समर्थक हैं, खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। काहे के राष्ट्रवादी? चलिए अब आते हैं मूल मुद्दे पे। मुद्दा यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे या हारेंगे। मुद्दा यह भी नहीं है कि चुनाव कैसा होगा। मुद्दा यह है कि आपने चुनाव जीतने के हिसाब से क्या सोचा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन वो सत्ता में होती है तो सब बेच देती है, सब खत्म कर देती है, सब पूंजीपतियों को सौंप देती है और देश की न सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, न बेटियां सुरक्षित रहती हैं, न आदिवासी सुरक्षित रहते हैं, न जल जमीन जंगल सुरक्षित रहते हैं। ये हम बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। किसान लुटता पिटता है और न जाने क्या क्या होता है। बावजूद इसके उनको वोट कहां से मिल जाता है। मैं इसको लेके काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे विशेषज्ञों से बात कर रहा था। आज हमारे एक विशेषज्ञ मित्र ने कई सारी और जानकारियां, उनको आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो जानकारियां बताएंगी कि कैसे हराया जाता है और कैसे जिताया जाता है। ईवीएम का खेल मैं न मानता था, न मानता हूं, और जब तक इसके कोई सबूत नहीं होंगे तब तक नहीं मानूंगा, है भी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें कहीं कोई आधार नहीं दिखता है। मुझे वोट दिखते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को वो वोट मिले हैं जो वोट उनकी पार्टी ने पाए, लेकिन उसमें खेल तो हुआ, चुनाव फेयर नहीं था, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ कहीं और। गड़बड़ कहां है आज वो आपको बताना चाहता हूं। उस मित्र ने पूरा डाटा निकाल के मुझे एक उदाहरण से आपको शुरू करता हूं। केरल में 2021 में चुनाव होना था और उस समय वहां नेता प्रतिपक्ष ने, जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे 4,38,000 वोट विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी, जिन्हें बोगस वोट कहते हैं, वो तैयार किए गए, बनवाए गए। अब आप सोचिए, छोटा सा राज्य है, कम विधानसभाएं हैं, 4,38,000 वोट क्या खेल करेंगे। यदि आप सोचिए एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट का भी यदि गणित मान लीजिए, तो कितनी विधानसभाएं आपने कर ली, आप उसका खेल समझ सकते हैं। तो उस खेल को समझने की जरूरत है। उसी तरीके से खेल होता है कि टारगेट किया जाता है कि इतनी विधानसभा क्षेत्रों में यह खेल करना है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, ये सब काम करते हैं। इसके लिए पूरा ड्रामा होता है। जो आप कहते हैं
कि इतना कैसे हो गया, ये क्या हो गया। ये ऐसे होता है। एक उदाहरण यूपी से शुरू करता हूं। 2017 में और 2019 में आप देखिए, सरधना विधानसभा क्षेत्र है, मेरठ जिले में आता है। यहां के असेंबली में 89% वोट पोल हुए 2017 में। अब इतना वोट पोल हुआ और 23,687 वोट से चुनाव जीत गई बीजेपी। इसमें 37 बूथ को मैनेज किया गया, सिर्फ 37 बूथ को, ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। आप इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इनमें क्या हुआ, ये बोगस वोट बनाए गए और उनके आधार पे इस तरह से हुआ। फिर 2019 में यहीं पर 93% वोट पोल हुए और इनमें 22,691 वोट से जीत हुई। फिर इन्हीं पे 87% 2022 में वोट पोल हुए और इसमें 18,737 वोट से खेल हुआ। आप सोचिए ना, एक एक वोट मायने रखता है। तो यदि ये खेल होता है, ये बोगस वोट जो है ये जीत हार तय करते हैं। ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? विपक्ष के पास में सीमित संसाधन होते हैं, सीमित चीजें होती हैं, वो सीमित ढंग से ही कर सकते हैं। तो विपक्ष को सहयोग कौन देता था? जनता देती थी, उसके लोग देते थे। अब करना क्या है, कैसे आप इससे बचेंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, इसके लिए आप समझिए। हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ना कुछ बोगस वोट बनते हैं। कुछ के नाम काट दिए जाते हैं जो विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ के वो होते हैं। आपको अवेयर रहना है, आपको चेक करना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। आप अपने बीएलओ के पास जाएं, अपने उधर जाएं, चेक करें आपका वोट है कि नहीं। और ईवीएम और दूसरे आएगा तो मोदी ही, जीतेगा तो मोदी ही, होगा तो मोदी ही, ये मोदी ही क्यों कहा जाता है? जिससे आपके मन में परसेप्शन बन जाए कि नहीं नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है तो आप निराशा में आ गए, और निराशा में आ गए तो आप वोट नहीं डालेंगे। नहीं, ये नहीं करना है। आपको जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चेक करना है कि आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके अड़ोसी पड़ोसी जिनको आप जानते हैं उनके नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है। कहीं उनकी जगह किसी बोगस लोगों के वोट तो नहीं बना दिए गए, वो खेल तो नहीं हो गया। तो उसको चेक करना है कि भैया आपके मकान नंबर पे ये 4 वोट कहां से आ गए या कहीं पे और कैसे आ गए। इन सबको आपको चेक करना है और पार्टी के लोगों को भी चेक करना है। यदि आपको शक होता है तो जिस भी पार्टी से आप संबंध रखते हैं या जिसके प्रति आप सिंपैथी रखते हैं उसके लोगों को बताएंगे, सीनियर लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे बूथ पे, हमारे इस पे इस तरह फर्जी वोट बन रहे हैं। और वो जो बोगस वोट बने उसके खिलाफ आपत्ति दाखिल करनी होगी, वो पार्टियों को करनी होगी। केरल में उन्होंने काम किया था तो उन्होंने तमाम डिटेल दिए। हालांकि थोड़ी उन्हें देर हुई और 38,000 वोट का तो फैसला हुआ, बाकी का नहीं हुआ। तो 4 लाख वोट बोगस चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी चुनाव हार गए। उनके ऊपर वामपंथियों ने हमला भी कर दिया और भी बहुत सारी चीजें हुई। तमाम चुनाव आयोग तो अपनी गलती कभी मानता नहीं। तो ये हुआ। लेकिन यदि टाइम पर यही चीज हो जाए, जिस समय वोटर लिस्ट फाइनल हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, तो ये समस्या नहीं आएगी। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि ये वक्त वोटर लिस्ट फाइनल होने की दिशा में। आप सबको चेक करना है कि आपके वोट बने हैं कि नहीं बने हैं। यदि बने हैं तो वो सही है कि नहीं है। कहीं किसी के पिता का नाम गड़बड़ कर दिया जाए, कहीं किसी के पति का नाम गड़बड़ कर दिया जाए, कहीं किसी का खुद का नाम गड़बड़ कर दिया जाए, तो
इस तरह किसी की पत्नी का नाम गड़बड़ कर दिया है, बेटे और बेटियों के नाम गड़बड़ कर दिए जाए या कुछ कर दिया जाए, माता पिता या किसी के भी, तो उन सबको पूरा मिलान कर लेना, चेक कर लेना है, जिससे वहां जब आप वोट डालने जाए तो आपको यह दिक्कत ना आए, आपका वोट रिजेक्ट ना हो। और दूसरी चीज, आपका नाम वोटर आईडी में हो, वोटर लिस्ट में हो, ये सारी चीजें आप चेक कर लें। तो आप एक तो इस खेल को, जो चुनाव आयोग की मशीनरी के थ्रू कुछ खेल किए जाते हैं, उन खेलों में से ही एक ये। बाकी जो पोस्टल बैलेट से होता है उसमें आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बस ये हो सकता है कि आप ये पता कर लें किन किन लोगों के वोट जो है पोस्टल बैलेट के हैं, तो उस स्थिति में आप उन्हें कन्विंस करें, बस इतना आपको करना है। यानी जब गांव में चोर घुसे, डकैत घुसने लगते हैं, तो गांव वाले कहते हैं अब हम चौकीदार या पुलिस के भरोसे तो नहीं रह सकते, तो भैया क्योंकि उनकी सीमित संख्या है, वो हर गांव में नहीं लगा सकते, तो गांव वाले 4-4 लठैत तैयार करते हैं, 10-10 लठैत तैयार करते हैं, और गांव के चारों तरफ वो पहरा देते हैं एक दूसरे को आवाज देते हुए, और पूरी रात बदल बदल के क्रम में ये काम करते रहते हैं। चोर डकैत कोई नहीं आ पाते, आते हैं तो तुरंत आवाज देते हैं, पूरा गांव एकदम से खड़ा हो जाता है, भाग खड़े हो। यही करना है एक चीज। दूसरी चीज, मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा, जो 5 किलो अनाज का असर है वो बहुत व्यापक है, और ऐसे तमाम सारे लोगों से मैंने चर्चा की। मैंने कहा इस देश का लोकतंत्र भी खतरे में, ये खतरे में है, वो खतरे में है। कहा भैया हमें क्या लेना देना लोकतंत्र से, हमें तो देखो ये अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हमें क्या करना। उन्हें अपनी चिंता ही नहीं है, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं, उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं। उन्हें कहना है अरे चाहे दिखे सरकार हो, हम तो कमा खाते हैं, हमें क्या करेंगे। अरे भाई यही समझाना है उन्हें, कमा के तो तब खा पा रहे हो, जिस दिन ये स्थिति हो गई उस दिन वो भी नहीं होगा, आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आज वो इसलिए दे रहे हैं इतना क्योंकि उन्हें खतरा है अपने आप के लिए। तो इस बात के लिए हमें सबको बताना है, समझाना है कि किस तरीके से आपके हक मारे जा रहे हैं। इसके बाद में एक खेल और कर रहे हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, इनमें हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक किया कि मोदी भाईजान, हमारे तो मोदी भाईजान का एक पूरी कैंपेन प्लान करी है जो 2 तारीख से शुरू होगी, कल से, और उसमें यह है कि घर घर ये कोशिश होगी कि मुस्लिम महिलाओं को इस पे जोड़ा जाए, और हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर मुसलमान हैं वहां पर कम से कम 1000 महिलाओं का इसमें संगठन बनाया जाए, जो घर घर जाएं और कहें मोदी भाईजान ने हमारे लिए बड़ा हक का काम किया है। और इसको लेकर के पूरी कैंपेन कि वही हमारे सच्चे हितैषी। तो यह एक खेल चल रहा है। इसी तरीके से ईसाइयों के बीच में भी इस तरह से चल रहा है, सिखों को भड़काया जाता है 84 के दंगे का नाम दे के, स्वर्ण मंदिर पे हमले का नाम दे करके, और बहुत सारी चीजों का इतिहास हो चुका है। यदि आप उसी में फंसे रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, और आपके खत्म करने का खेल न सिर्फ यहां हो रहा है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रहा है। इसलिए आपको सावधानी से आना, आपको ये भूलना होगा, जिस तरह से आप लोग एक खालिस्तान और दूसरी बनाने की बात करते हैं। आप एक राज्य हैं, अकेले आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में मिलके अच्छे ढंग से रहिए, अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ साथ कीजिए। यदि कुछ सिख मारे गए थे तो बहुत सारे हिंदुओं की भी हत्या की गई थी इसी नफरत में, इसलिए इसकी बराबरी मत करिए। कभी भी कोई भी हत्या, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, उचित नहीं होती। मैं तो अपने दुश्मन की भी हत्या का विरोधी हूं। मेरा मानना है कि गांधी ने कहा था अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है, असहयोग ही एकमात्र रास्ता है, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, तो वो करना होगा, वही रास्ता है। सच्चाई के मार्ग पे चलिए। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, लाठी उठा के पहरे पे आप लग जाइए, भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। धर्म और ये सारे जो पूरे ड्रामे हैं वो खत्म हो जाएंगे यदि आप जवाब देने लगेंगे
कि झूठ मत फैलाओ, डांटने लगोगे आप कि हमें झूठ मत भेज देना, हमें मत फैलाओ और झूठ का जवाब दे। बस इतना आपने कर लिया तो आप भी सुरक्षित, देश भी सुरक्षित, देश की सीमाएं भी सुरक्षित, और शैतान सिंह जैसे, मेजर शैतान सिंह जैसे शहीदों को नमन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। नहीं तो उनकी कुर्बानियां बेकार जाएंगी। उन 7.5 लाख कांग्रेसियों की शहादत बेकार जाएगी जिन्होंने देश की आजादी के लिए दिया। उन लाखों कांग्रेसियों की जो है, जो जेल में सड़े, उनकी तमाम जो है त्याग बलिदान सब बर्बाद जाएगा। इसलिए आपको सोचना होगा, देश की सोचिए। इन पार्टियों के जो बटे हुए पूरे वो हैं, वो बर्बाद करने पे लगे हैं अपने स्वार्थी पार्टियों को छोड़ के। अब देश की बात है तो देश के हिसाब से सोचिए और देश के लिए कौन लड़ रहा है उसके साथ खड़े होइए। जय